जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सियासत में भी इसका इस्तेमाल आम है, पर मेरी नजर में यह बदल जाता है। सियासत में शीशे के घर वाले अपने घरों में ब्लैक फिल्म लगवाकर सोचते हैं कि बाहर वालों को क्या ही दिखेगा, खासकर तब जब वो दल सत्ता से विपक्ष में जनता द्वारा बैठा दिया गया हो। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हनुमानगढ़ के 20 किसानों की जमीन नीलामी से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। इसे सबके सामने लेकर आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वही गहलोत जिनके राज में किसानों की जमीन नीलामी देश भर में सुर्खियां बन रही थी। जाहिर है पलटवार आना था, आया भी। राजेंद्र राठौड़ ने पीसी कर जवाब भी दिया और निशाना भी साधा। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि किसानों का सगा कौन और किसानों को ठगा कौन। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कृष्ण कुमार जानू जी, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या आपको लगता है, देखिए आप मंझे हुए सियासतदान हैं, मैं आपसे ये सीधे पूछ सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़ ने पीसी कर जो जवाब दिया, क्या वो जवाब कंप्लीट था? देखो, राजनीति में कोई भी रिश्ता कंप्लीट नहीं होता, लेकिन राठौड़ साहब ने गहलोत साहब को बता दिया कि भाई आपने सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, नीलामी की नौबत क्यों आ रही है? 2021 से लेकर आपके शासन में भी नीलामी के नोटिस निकले थे। हमने तो अभी किसी को कर्जा दिया नहीं, कोई बात की नहीं, नोटिस भी उन्हीं के हैं। और जिस नहीं कृष्ण कुमार जानू जी, कुछ तकनीकी खामी आई है। आप कुछ ही पलों में मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे, तब मैं आपसे ये सवाल दोबारा लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जवाब कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं था, उसी सवाल के वक्त जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब मैं ये बताऊंगा भी। लेकिन तब तक यशवर्धन भाई आपके पास आ रहा हूँ। यशवर्धन जी, मैं आपको दो नाम बताता हूँ। इन दो नामों में से आप जिस किसी नाम को जानते होंगे उससे जुड़ा सवाल मैं चालू कर दूंगा। पहला नाम है पप्पू लाल और दूसरा कलावती। आप इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं। ठीक है। किसान पप्पू लाल वो है जो कि दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा गांव का रहने वाला है, जिसके पिता ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से लोन लिया था। उनकी मौत हो गई। लोन चुकाने की उनकी क्षमता नहीं थी। बैंक ने जमीन नीलाम कर दी। तब राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पचवारा गांव पहुंचे थे उस किसान से मिलने के लिए। यह बात है जनवरी 2022 की, जब गहलोत राज था और उस वक्त किसानों की जमीन नीलामी देश भर में सुर्खियां बन रही थी। तो सीएम, जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, वो ट्वीट कर दिखाना क्या चाहते थे? वो बताना क्या चाहते थे कि मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद है? नहीं, उसमें उसकी जमीन, पप्पू लाल की जमीन कितनी थी उस विषय में थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कीजिए जी। पप्पू लाल कितने रकबे के मालिक थे? देखिए सर, जमीन का मालिक था। मैं आपको बता रहा हूं, उनके पिता ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से लोन लिया था, जिनकी मौत हो चुकी थी। लोन चुकाने की उनकी क्षमता नहीं थी। ये बात उस परिवार ने बैंक को बताई। बैंक ने जमीन नीलाम की, जिसके बाद राकेश टिकैत और देश भर का मीडिया वहां तक पहुंचा। चलिए, देश भर का मीडिया तो हो सकता है एजेंडा के तहत पहुंचाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि ये खबर सुर्खियां तो बनी थी। जी, आपने गहलोत साहब का बयान अगर देखा हो, गहलोत साहब ने कहा कि नवंबर 2020 में हमने 5 एकड़ जमीन से छोटे किसान, ठीक है, अगर लोन नहीं दे पाता है तो उसकी नीलामी, जमीन की नीलामी पर हमने रोक लगवाने के लिए बिल पास किया और हमने राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल ने उसको केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। अगर वो उस वक्त हो जाता तो पप्पू लाल को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पहली बात। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से का भी काम करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए जो कर्ज माफी का मामला था, उसमें जो सहकारी बैंक जो थे, उनसे जितना भी लोन था उस वक्त का 18,000 करोड़ रुपए का, वो राज्य सरकार ने माफ कर दिया था। उसमें जो 2 लाख से कम के डिफॉल्टर थे, उनको भी, जो दूसरे बैंकों के थे, उनको भी राहत दी गई। वो राज्य सरकार, जब आपका वादा था संपूर्ण कर्ज माफी का, तो होना तो ये चाहिए था कि जो सेंट्रल बैंक आपके अंडर में नहीं आते थे, उनको राजकोष से आप पैसा देते और उनका कर्जा उतरवा देते। वादा तो आपका था ना, आप सेंटर की तरफ देख क्यों रहे थे? जो राज्य सरकार के अधीन बैंक हैं, उनसे जिनसे कर्जा लिया था उसकी बात थी। सहकारी बैंकों से उन्होंने कर्जा माफ करवा दिया तीसरे दिन। जिस दिन सरकार बनी उसके तीसरे दिन अपना वादा पूरा कर दिया। और ये जो पप्पू लाल की जो आप बात बता रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ यशवर्धन भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने वादा किया तब आपके मैनिफेस्टो में ये स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ था ना कि हम इस बैंक वालों के माफ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिन बैंकों के लिए आपका अधिकार नहीं बनता, उन बैंकों में आपको पैसा जमा करवाना था। वादा आपका था, आप देखते पैसा कहां से लाते।
देखिए, इम्प्लाइड बात है कि राज्य सरकार अगर राजस्थान की जनता से कह रही है, राजस्थान के किसानों से कह रही है कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, तो उन्हीं बैंकों का कर्जा माफ होगा जिस पर राजस्थान सरकार का अधिकार है। ठीक है, वो सहकारी बैंक है। इतना आम लोग कहां समझ पाए सर, इतना आम लोग कहां समझ पाए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है ना यशवर्धन भाई, देखिए सीधी सी समझ है, हम लोगों को भी पहली बार में यही लगा था कि सभी किसानों का माफ हो जाएगा। हमारा उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर ध्यान ही नहीं गया जिस कॉम्प्लेक्स पॉइंट को आप आम समझ कह रहे हैं। लेकिन यशवर्धन भाई देखिए, बात फिर यह है कि नीलाम तो तड़ातड़ हो रहे थे उस समय भी, बहुत से मामले आए, जगह जगह से सामने आए, है ना भाई। सरकार ने खुद कहा था कि 19,400 किसानों की संपत्ति कुर्क हुई है, और ये 2023 में बताया। मैं वही बता रहा हूं कि गहलोत साहब का अगर बयान पूरा पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि नवंबर 2020 में इन्होंने विधानसभा से बिल पास कर ये प्रावधान करवा दिया था कि जो किसान की 5 एकड़ भूमि है किसी दादा, आप जो अमेंडमेंट लेकर आए थे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था ही नहीं, उस पे तो जाना सेंटर के पास ही था। हाँ, तो राज्यपाल ने उसको सेंटर को भेज दिया और केंद्र सरकार ने उस पर कोई फैसला ही नहीं किया। तो कम से कम हाँ या ना जो भी करते, केंद्र सरकार को कुछ तो करना चाहिए था ताकि। अरे भाई, आपको विधानसभा में भी बताया गया था कि ये सरकार के क्राइटेरिया में नहीं आता, आप इस पर काम क्यों कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से काम कीजिए। आपको विपक्ष का सजेशन भी आया था जो आप उस समय सुनना नहीं चाहते थे। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सरकार के एम्बिट में नहीं होते, जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण था, वो भी 1998 से 2003 की जो गहलोत सरकार थी, उसने ईडब्ल्यूएस के लिए भी केंद्र सरकार को कहा था कि आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दीजिए। तो आप अगर ये कहेंगे कि इनके एम्बिट में नहीं था तो इन्होंने क्यों कर दिया, वो बात नहीं है। राजस्थान की जनता की अगर कोई भी आवाज होगी, अगर हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में, हम उसको ड्यू प्रोसेस से केंद्र को तो भिजवाएंगे। केंद्र ने उस पर क्या किया? आपने वैसे तो सारी चीजें केंद्र तक पहुंचाई थी, लगभग सारी चीजें आप लोगों ने केंद्र तक पहुंचाने के रास्ते निकाले ही थे, तो हम तो आपको कल्प्रिट ठहरा ही नहीं सकते। अगर हर चीज में सेंटर की तरफ ही गेंद जाना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को तो हम कल्प्रिट ठहरा ही नहीं सकते। है ही नहीं कल्प्रिट, जब विधानसभा से रेजोल्यूशन पास करवाकर भिजवा दिया। ठीक है, नहीं, लेकिन वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं था यशवर्धन भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। आप जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते थे जो आपने विधानसभा से किया, वो तो आपका अधिकार क्षेत्र था ही नहीं। आपने दरअसल एक गेंद चली, आपने दरअसल एक गेंद फेंकी कि चलिए इस स्पिन में देखते हैं, शेन वॉर्न वाली स्पिन है, सेंटर का सचिन तेंदुलकर फंसता है या नहीं। देखिए, फेडरल डेमोक्रेसी में यही होता है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप उस बात को केंद्र तक तो पहुंचाएंगे। उसका प्रोसेस यही है कि विधानसभा से राज्यपाल, राज्यपाल से केंद्र। ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र राठौड़ का जवाब कंप्लीट था, तो मैं आपको बताता हूं कि ये इनकम्प्लीट क्यों था। आज आपने रोक लगवा दी, आज आपने कमेटी की भी बात कर ली, आज आपने जांच करवाएंगे भी कह दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी मंशा प्योर थी तो वो अधिकारियों तक पहुंची क्यों नहीं? अगर आपकी मंशा प्योर थी तो उन अधिकारियों को ये स्थिति आने ही नहीं देनी थी कि 20 किसानों पर नीलामी की प्रक्रिया की तलवार लटकती। जवाब इनकम्प्लीट था राजेंद्र राठौड़ का, उन्होंने क्यों पूरा जवाब नहीं दिया? मेरा सवाल ये है आपसे। निश्चित रूप से कुछ ऐसी विसंगति रही है, कम्युनिकेशन गैप रहा है, और सरकार से ही इस विषय पर जो कर सकती थी वो करने की कोशिश की है। विषय यहां मैं यशवर्धन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का वितरण किया हुआ है। राज्य कोई कानून बनाकर केंद्र को भेजेगा और केंद्र मानेगा, ये तो गंगा को हिमालय पर भेजने जैसा है। नहीं, पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर केंद्र कोई कानून बनाएगा, सब राज्यों पर लागू होगा। नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर किसी स्टेट को लगता है कि कोई गंभीर मसला है और उस पर सेंटर को इंटरफियर करना चाहिए, तो वो किसके पास जाए? अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एक नेशनल लेवल का मसला है, तो वो किसके पास जाएगा? वो अमेरिका तो जाएगा नहीं, वो इंग्लैंड तो जाएगा नहीं, वो तो देश के सेंटर के पास ही जाएगा। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जब राज्य सरकारों द्वारा फ्री बीज के लिए लोन लेकर सुविधाएं बांटी जाती हैं और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होते, तो वो क्या केंद्र को कहेंगे हमारा कर्ज आप चुकाओ, हम तो फेडरल स्ट्रक्चर में। निर्णय कर रहा है उसकी सजा, उसका दंड उसी को मिलेगा। गहलोत साहब ने जो गेम खेला, जो गुगली फेंकी थी, लेकिन केंद्र उसकी गुगली में क्यों आएगा भाई? आप जिसे कम्युनिकेशन गैप कह रहे हैं, बाहर जाकर कृष्ण कुमार भाई, आप जिसे कम्युनिकेशन गैप कह रहे हैं या ऑर्डर भेज रहे हैं, आप जिसे कम्युनिकेशन गैप कह रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि राजेंद्र राठौड़ की पीसी खत्म होने के बाद वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया? ये स्थितियां तो कल भी बनेंगी, परसों भी बनेगी। और आपकी जमीन नीलामी वाली हड़बड़ी तो विधानसभा चुनावों के दौरान हम देख ही चुके हैं। देखो, सरकार ने इस विषय में
जो नीलामी रद्द करने का नोट है वो जारी किया है, और सरकार ने समिति बनाकर विशेषज्ञों से सलाह करके हित में क्या हो सकता है वो बात करने का वायदा किया है। और 4 जून तक तो हम यही कर सकते हैं ना, कानूनी बाध्यताएं भी तो हैं। अगर कानून तोड़कर कोई काम करना है, कानून छोड़कर कोई काम करना है, तो फिर सरकार का निर्णय आज ही सामने आता। लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, चाहे हम पर संविधान बदलने का आरोप विपक्ष लगाता होगा, लेकिन विपक्ष ने संविधान को अनेक बार तोड़ा है, मरोड़ा है, सुविधा से। दो सेकंड बिना जोड़ा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। राजेंद्र राठौड़ जब आज ये बता रहे थे कि भाई तब मैंने इंडिकेट किया था और तब मैंने कहा था सरकार को कि ये आपके क्राइटेरिया में नहीं आता, बल्कि आपको रोडा के फलाने नियम और फलाने नियम को घुमाना चाहिए, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण था तो उस विषय को लेकर सड़कों पे आ जाते ना आप लोग, आ जाते आप बताते किस तरह से कांग्रेस ने गैर संवैधानिक कार्य किया। स्वप्निल जी हाँ। गलती करने वाले को राजनीतिक दल ही सजा दे जरूरी थोड़ी है, जनता भी तो देती है। अशोक गहलोत ने उस समय जो गलती की उसकी सजा उसे चुनाव में मिली है ना। नहीं पर बड़ी बुझी सी सजा मिली। आपने अभी एक बात कही थी किसने ठगा, हाँ नहीं पर बड़ी बुझी सी सजा मिली। मतलब अगर 70 तक आना सजा है तो बड़ी बुझी सी सजा है। देखो स्वप्निल जी जिस प्रकार की गणित थी राजस्थान की राजनीति में, जैसे कांग्रेस में अंतर्विरोध था और हमारे यहाँ हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, संगठन ने और पार्टी ने उनको नहीं बनाया। उस अंतर्विरोध के कारण वो जो आपका शब्द है ना बुझा वो हमारे यहाँ भी था, उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी था। लेकिन जनादेश, ठीक है, जनादेश तो सर्वोपरि है, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता, इसमें कोई दौराई नहीं है, इसमें कोई दौराई नहीं है। यशवर्धन जी एक सवाल और आपसे लूंगा, उसके बाद मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यशवर्धन जी मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। मैं ये कह रहा हूं आपके कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ। हमें मार्च 2023 में पता चलता है कि 3,49,297 किसानों का 6,018 करोड़ 91 लाख रुपए एनपीए हुआ है। इससे हमें क्या समझना चाहिए था? आप कोरोना काल पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन इससे हमें क्या समझना चाहिए था? देखिए, कर्ज माफी किसानों को राहत देने के लिए कि जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था वो फिर से अपनी इज्जतदार जिंदगी जीना चालू कर सके, इसलिए राज्य सरकार ने उसको लिया था। अब ये कर्ज लगातार लेना और देने की एक प्रोसेस चलती है। आप जो 2023 का जो आप बता रहे हैं ये कब लिया गया, इसके विषय में थोड़ा आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ। सर सरकार दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा आपने बहुत अच्छा शब्द काम में लिया था, अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था। तो स्वप्निल जी आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, अगर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होती तो किसान आंदोलन में 700-800 नहीं सर, आपकी भी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होती तो आप कर्ज माफी के लिए सिर्फ सेंटर की ओर नहीं देख रहे होते, आप अपने सरकारी खजाने से उनका कर्जा चुकाने की ओर भी सोच रहे होते। अगर आप में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता तो वो किसानों ने आत्महत्या नहीं की होती। आप में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता तो उस समय जमीन नीलाम भी नहीं हुई होती, क्योंकि उस समय नीलाम हुई है, अभी तो रोक ली गई। हमने सरकार बनने के तीसरे ही दिन जो भी राज्य सरकार के हक में था वो सारे के सारे कर्ज माफ किए। सर 19,400 किसानों की संपत्ति कुर्क करना आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, आपकी सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है। मैं कह रहा हूं कि उसमें क्राइटेरिया क्या था, वो कितने बड़े किसान थे, क्या जो थी, आप कुछ डेटा को प्रॉपर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेटा नहीं होगा तो इससे क्या ये फैक्ट बदल जाएगा कि 19,400 किसानों की संपत्ति कुर्क हुई? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि वो कब का कर्जा था, कितनी उनकी जोत है, किस क्राइटेरिया मतलब अगर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा तो सब सही है। किस बैंक से, अगर कोई सेंट्रलाइज बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है तो उसको राज्य सरकार कैसे? तो वहां पर उनका गार्जियन किसे बनना था सर? आप देख रहे थे सेंटर नहीं बन रहा तो आप बन जाते, आप नहीं बन पाए ना सर। देखिए, राज्य सरकार के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसको तीसरे दिन पूरा कर दिया। अब उसके बाद में आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसको मुझे एक मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं सर, ये विधानसभा में दिए गए आंकड़े, मैं क्यों आंकड़े बताऊं भाई, मुझे मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। कौन से बैंक थे, कहां से लिया गया? ठीक है, मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, और स्वागत करता हूं वीरेंद्र जी मैं आपका। वीरेंद्र जी, जमीन नीलामी वाला ये जो मसला है ये बहुत आज से नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट में हमने कई बार देखा है और कई तरीकों से देखा है।
अलग अलग तरीकों से देखा है, किसानों को आत्महत्या करते देखा है। मेरा सवाल आज बहुत स्पेसिफिक था कि किसानों का सगा कौन और किसानों को ठगा कौन। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जमीन नीलामी का स्टेटस क्या बन रहा है प्रदेश में साल दर साल। सबसे पहली बात तो पिछली सरकार ने जो घोषणा पत्र में पहला मुद्दा था कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण ऋण माफ कर दिया जाएगा, इस धोखे में सारे किसान, अपने राजस्थान के किसान धोखे में आ गए, उनके विश्वास में आकर के, और उन्होंने अपना जो कर्ज लिया था वो जमा नहीं कराया, इस मुगालते में कि सरकार ने कर्जा माफ कर दिया है। अब कोऑपरेटिव बैंक ने जो ब्याज पर दिया था जो 7% होता है, अगर 364 दिन में किसान उस पैसे को जमा करा देता है तो 4% लगता है ब्याज। 3% का किसान को लाभ होता है। पर कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा की थी तो किसान मुगालते में रह गए, कर्जा माफ हो रहा है, तो ब्याज भी जमा नहीं कराई और मूल भी जमा नहीं कराया। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि साल भर बाद 7% हो जाती है, कुछ टाइम बाद 12% ब्याज हो जाती है, फिर 15% ब्याज हो जाती है, फिर नोटिस का खर्चा, बैंक का खर्चा जो भी है वो यानी कि डबल तिबल चौल हो जाती है। आप तो ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ भी लाभ नहीं मिला। और मेरा तो ये कहना है कि सरकार को इस प्रकार की घोषणा, कोई सी सरकार हो, नहीं करनी चाहिए। अपना भारतीय किसान संघ कर्जा माफी में विश्वास नहीं करता है। वो तो सिर्फ दो मांग करता है कि लागत के आधार पर कीमत तय की जाए और दूसरा यह है कि खरीद की गारंटी। ये दो मुद्दे अपन किसानों के हल कर दिए जाएं तो ना तो कोई किसान आत्महत्या करेगा और ना ही कर्ज से वो दबेगा। तो आपके हिसाब से ये जो हनुमानगढ़ में 20 किसानों के साथ जो स्थितियां बनी, उसकी जड़ में क्या है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जी ने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सारे जवाब दिए, लेकिन उसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कहानी है, क्यों ये स्थितियां बनी होंगी? भाई उनके जो ब्याज पैसा जमा हुआ नहीं उनका, पहली सरकार ने ये कहा कि भाई किसी को जमा कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या हुआ कि यहाँ जो बस्ती तहसील में जो गांव है वहाँ किसानों की जमीन नीलाम होने लगी, तो सरकार ने और ये कह दिया भाई किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। पर हल तो नहीं हुआ ना। ये ऋण तो मतलब वो पैसा तो है जो तो बढ़ता गया ब्याज पे। इसका सोल्यूशन कहाँ निकाला सरकार ने? जमीन आज नीलाम नहीं हुई, चलो रोक दिया, चलो अच्छी बात है, पर जो बकाया जो पैसा है वो तो किसान पे और बढ़ गया ना, घटा तो नहीं ना। तो बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगी नहीं, और ये सरकार उनकी सुन नहीं रही किसानों की। तो किसानों की जो समस्या है वो हल कहाँ हुई? यानी कि जितनी जमीन है उससे ज्यादा तो उसका वो हो गया, पैसा जमा हो गया, तो किसानों को तो लूटा गया है पिछली सरकार द्वारा। ठीक है, अगर वो ऐसा धोखा नहीं देती तो किसान कर्जे में दबता ही नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग 3 कानून लेकर आते हैं आउट ऑफ द ब्लू, किसी ने मांगे नहीं थे, आप लेकर आ गए। अब जब आप वो कानून लेकर आ गए और किसानों ने प्रदर्शन कर आप लोगों से वो कानून वापस करवा लिए, उसके बाद आपने उस मामले को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। आपका नेक्स्ट स्टेप या उसका नेक्स्ट स्टेप या उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? हो सकता है ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होते नहीं होते, हमें नहीं पता, क्योंकि आपने उसको वहीं रोक दिया। उसके आगे क्या करना है जैसे सेंटर को पता ही नहीं था, और आज हनुमानगढ़ से ये खबर आ जाती है। तो अब आप ही बताइए कि जिम्मेदार कौन? देखो, जिम्मेदारी की जहां तक बात आती है, किसान ने जिस पर भरोसा करके कर्ज लिया और जमा नहीं कराया, थोड़ी हद तक किसान भी जिम्मेदार है। थोड़ी हद तक पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो फॉलो नहीं किया, वो भी जिम्मेदार है। और वर्तमान सरकार ने स्थायी समाधान की जगह निलंबन को रद्द किया है। निश्चित रूप से किसान संघ के प्रतिनिधि ने जो बात कही है, किसान का तो ब्याज भी बढ़ रहा है और कर्ज तो यथावत खड़ा है, बैंक माफ करेगा नहीं। पर आपका ध्यान है इस ओर बनाने, चर्चा करने और सारे विषय की आपका ध्यान है इस ओर जी? क्या आपका ध्यान है इस ओर? अगर होता तो आज राजेंद्र राठौड़ का जवाब कंप्लीट होता, इनकम्प्लीट नहीं होता। बिल्कुल। देखो, राजनीति में बहुत सी चीजें समय के तकाजे के साथ मर्यादा में रखनी पड़ती हैं। राजेंद्र जी राठौड़ सरकार की ओर से नहीं, पार्टी की ओर से पार्टी कार्यालय में पीछे करके गए। सरकार की ओर से होता तो कृषि मंत्री का होता, किसी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का होता। उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। और किसान के हित में पार्टी संगठन क्या कर सकता है, इसकी योजना रचना भी भेज दी। कृष्ण कुमार जी, इसका मतलब है कि राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा वो दरअसल सरकार का जवाब नहीं है, वो सियासत का जवाब सियासत से है।
ये कह रहे हैं सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी है। सरकार ने राजेंद्र राठौड़ जी की टीसी के साथ साथ ये आदेश जारी कर दिया है कि अभी जो इनका जो नीलामी है वो रद्द की जाती है। हाँ, पर अब स्थितियां तो वही बनी हुई हैं जो पूर्व में गहलोत सरकार के टाइम पर किसानों के साथ बनी स्थितियां तो वही बनी रहेंगी। इसका कोई सलूशन की ओर प्रदेश सरकार देख रही हो, इसके तो कोई संकेत नहीं मिल रहे ना। कर्ज माफी का क्या हुआ? आपने किसी का अंतिम पूरा सुना हो, और मैंने जितना सुना है कि सरकार इस पर कमेटी बनाएगी, चर्चा करेगी और विशेषज्ञों को राय कर दे। केवल हनुमानगढ़ के किसानों का नहीं, बाकी सारे इस प्रकार के किसानों की भी समस्या का समय लेगा और तब तक परसेंटेज बढ़ता रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या यशवर्धन जी क्या कर्ज माफी के वादे के तहत किसी तरह से एज पर आकर सरकार बना ले जाने के बाद, हड़बड़ी में कर्ज माफी का कदम उठाने के बाद सरकार ये भूल गई, जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे थे कि मूल और ब्याज भी होता है और उसमें से परसेंटेज बढ़ते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि फायदा पहुंचा हो। देखिए, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो सहकारी बैंकों का जो लोन था, वो तो तीसरे दिन ही माफ कर दिया गया था जो किसानों ने लिया था। उस पर तो कोई ब्याज भी नहीं है, उसके ऊपर वो डिस्पैरिटी क्या, जो लायबिलिटी भी नहीं है। जो वीरेंद्र जी बता रहे हैं उस डिस्पैरिटी का क्या? नहीं, 18,000 करोड़ रुपए का जो लोन था वो तो वेव ऑफ कर दिया गया था, और 2 लाख रुपए अगर आपने किसी और बैंक से भी लिए 2 लाख से कम, तो उसको भी वेव ऑफ किया गया राज्य सरकार की तरफ। वो उसी वक्त क्लियर हो गई थी कि कौन से बैंक्स का माफ हुआ है, कौन से बैंक्स का नहीं हुआ है। तो जिस बैंक का, वीरेंद्र जी थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करें, क्या है ये स्थिति? क्या था कि पिछली सरकार जो थी उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का जो किसानों का बकाया था, और कोऑपरेटिव बैंक 50,000 से ज्यादा देती नहीं है करीब करीब, तो बीजेपी सरकार ने 50,000 ऋण माफ किया था। अब कोई बच गया ब्याज 2,000, 5,000, 1,800, 200, ये वो इस सरकार ने माफ किया था, वो भी सभी किसानों का नहीं हो पाया। अब जो नेशनलाइज्ड बैंक है, कह रहे हैं राज्य सरकार के टाइम पे समस्त किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ बीजेपी के टाइम ने किया। ठीक है, उसके टाइम में कांग्रेस ने जो बकाया था 2,000 जो था वो जमा कराया था इन्होंने। अब जो बैंक जो है, ये तो हो गया कोऑपरेटिव बैंक का। अब जो नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, वो तो ये कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। तो किसानों में मुगलतिम आ गया कि संपूर्ण माफ होगा, बस वो मुद्दा है। तो क्या सेंटर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस पर सोचना चाहिए था? सोचना चाहिए था। घोषणा करने से पहले दोनों पार्टियों को मैं तो हिदायत दे रहा हूं कि कोई भी घोषणा करने से पहले सोचना चाहिए। जैसे अभी सरकार, कांग्रेस वाले कर रहे हैं साहब 1 लाख रुपए महीने, इतना कहां से देगी सरकार किसानों को? पहले ही सरकार ने ये कहा था कि किसानों के जो अपने साधन खरीदते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। 5 साल पूरे हो गए, जीएसटी लगी रही किसानों के उस पर, वो भी नहीं किया किसान, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो किसानों को तो हमेशा ठगाई है, हमेशा। यशवर्धन जी देखिए, सवाल यही है, मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं आपका भी पॉइंट समझने की कोशिश करता हूं। यशवर्धन जी, किसान जो मांग रहा होता है वो हम बस वही उसको उसी फॉर्मेट में नहीं देते। किसान कोई आज से तो एमएसपी मांग नहीं रहा है ना, पर हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं देते जिस फॉर्मेट में वो मांग रहा है। ठीक है, कर्ज माफी आपने वादा कर लिया, पर हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं दे पाए। मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन था, मैं लगातार 2.5 साल से इस बात को कह रहा हूं कि भैया अगर आपने कहा कि कर्ज माफी, तो निकालिए सरकारी खजाने से। आपके हिसाब से तो वेलफेयर स्टेट वही है ना जिसमें सरकार पैसा देते रहे, तो आप सेंटर में भी जाके उन किसानों का कर्जा माफ करवा लेते अपना पैसा देकर। किसने रोका था आपको? लेकिन तब स्थिति ये थी कि नहीं, तब आपको बताना था कि सेंटर नहीं कर रहा है। आप खेल गए, आप बहुत अच्छा खेल गए, लेकिन नुकसान किसानों का हुआ। यशवर्धन जी देखिए, स्वप्निल जी, मैं इस शब्द पे थोड़ी सी आपत्ति रखूंगा कि हम खेल गए। ठीक है, खेल नहीं गए। जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी बैंक्स आते थे, उसमें जो किसानों ने कर्जा लिया था उसको तीसरे ही दिन माफ कर दिया। 18,000 करोड़ रुपए उस वक्त माफ किए गए। अब जैसे वीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि वो एक किसानों के ये कंफ्यूजन रहा कि नेशनलाइज्ड बैंक का भी माफ हो गया होगा। एग्जैक्टली, मैंने ये तो आपको पहले ही बोल दिया। बिल्कुल, तो ये कोई कम्युनिकेशन गैप जो है ये बिल्कुल संभव है। लेकिन राज्य सरकार जब बनी तो वो क्लियर थी कि भाई हमारे सबने यही सोचा था यशवर्धन भाई, सबने यही सोचा था। जब आप संपूर्ण बोल रहे हैं तो संपूर्ण ही होगा।
हमको लगा आप कुछ सोचे होंगे। सरकार और संपूर्ण कर्ज माफी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप भी जानते हैं, सरकार बनने के बाद सबसे पहले अशोक गहलोत कई अधिकारियों को लेकर एक कमरे में बंद होकर कर्ज माफी कैसे करने पर ही डिस्कशन करते रहे, घंटों तक वो बैठक चली। तभी समझ में आ गया था कि अब कुछ क्राइटेरिया निकलेगा, संपूर्ण तो नहीं निकलेगा, निकला क्राइटेरिया ही सर। तो सहकारी बैंक से ही दे सकते हैं, नेशनलाइज बैंक का कैसे? वही तो मैं कह रहा हूं, आपने वो क्राइटेरिया चुनाव जीतने के बाद खोजा। नहीं भाई होगा यही, राज्य सरकार जब भी कोई वादा करेगी, ठीक है, तो वो तो ये कैसे यशवर्धन जी क्रॉस करके करेंगे? ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी शॉर्ट में बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं यशवर्धन जी से ये पूछ रहा था कि आपकी घोषणा पत्र में या राहुल गांधी की घोषणा में ये बोलना था कि हम राज्य सरकार के अधीन आने वाले बैंकों का कर्जा माफ करेंगे। आपने संपूर्ण कर्जे की बात कही और केवल नहीं, लेकिन कृष्ण कुमार भाई इससे ये बात भी खत्म नहीं हो जाती ना कि जब ये इशू सामने आया, सेंटर उस पर, चलिए सिर्फ राजस्थान के लिहाज से नहीं, उसका फायदा तो हर स्टेट में मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि सेंटर ने वो जो 3 कानून वापस लेने पड़े उसके बाद सारी कदमों को रोक ही दिया। हम किसी दिशा में बढ़ ही नहीं पाए, हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। वीरेंद्र चौधरी जी, इस बात अगर मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। हाँ। तीनों कानून जो बनाए थे किसानों के हित में बनाए थे, थोड़ी बहुत कमी थी, हाँ। उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार थी, हाँ। कि उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, पर कोई भी किसान नहीं था जो ये आंदोलन किया था। इन्होंने कभी संशोधन के लिए तैयार नहीं हुए, इनकी तो एक ही मांग थी, नहीं, लेकिन सेंटर ने उसके बाद फिर उस पर प्रयास भी तो रोक दिए। उसके बाद भी इतना समय तो बचा था कि कुछ और उसमें करके लाया जा सकता था। हाँ, कर सकते थे, पर प्रयास किया ही नहीं। और वो ठंडे बस्ते में पड़े तीनों बिल। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी शॉर्ट में खत्म करते हैं, फिर मैं खत्म कर रहा हूं ये डिबेट। जी स्वप्निल जी, किसी को वैद्य जी कहे कि इसे स्वर्ण भस्म पिलाकर दूध पिलाओ और पीने वाला लगातार उल्टी करे तो कितनी बार पिलाया जाएगा? हमने किसानों उपयोगी कानून बनाए, उसकी खामियां थी तो संशोधन के लिए तैयार थे, पर ये तो वापसी कराना चाहते थे। बात वहीं रुक गया ना सर, वो कारवा वहीं रुक गया, वो कारवा वहीं रुक गया। किसी भी सफर पर निकलते हैं तो रास्ते में रुकावटें आती हैं, कारवा आगे बढ़ता रहे तो ही ना मंजिल तक पहुंचता है। किसानों के लिए हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। चलिए यशवर्धन जी, आपको भी दिए मैंने 5 सेकंड, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। स्वप्निल जी, 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी मोदी जी और इनकी पार्टी के अनुसार, और जब ये इनको लगा कि हम बुरी तरह विफल हो गए तो फिर इस तरह की चीजें जब आपके हाथ में था एमएसपी को एंश्योर करना, तब आपने किया नहीं। आज हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच किसानों की जमीन नीलामी की खबरें आ रही हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, लास्ट कमेंट, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। मेरा तो एक प्रश्न है कि जो पिछली सरकार ने किसानों को मुगालते में रखा, ठीक है, जमीन नीलामी रोक दी, पर इसका हल क्या होगा? ये सरकार क्या करेगी किसानों के लिए? क्या कर्जा माफ करेगी? किसानों की जमीन तो नीलाम नहीं होगी, चलो ठीक है, पर जो किसान दब गया है कर्जा से, उसको कैसे मुक्त करेगी सरकार? क्या उपाय है सरकार के पास? क्या करेगी किसानों के लिए? ये किसान सरकार से मांग करते हैं कि जो किसानों के जो दबे हुए हैं किसान कर्जों में, उसको माफ किया जाए। और आगे पिछली सरकार ने कहा कि जिसने सुसाइड कर लिया किसान ने, उसका कर्जा माफ किया जाए। तो ऐसी नौबत ना आए सरकार के टाइम पर जो कोई किसान अपनी आत्महत्या करे और फिर कर्जा माफ हो। दरअसल मसला ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। दरअसल मसला यही है कि जो क्वेश्चन पूर्व सीएम के द्वारा पूछा गया वो भी इनकम्प्लीट था, और जो आंसर राजेंद्र राठौड़ की ओर से आया वो भी इनकम्प्लीट था। इसी इनकम्प्लीटनेस के बीच में कहीं पर किसान फंसा हुआ है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस इनकम्प्लीटनेस को ही दूर करना है। जब पुख्ता सवाल होंगे और पुख्ता जवाब, मुझे लगता है कि चीजें बदल पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।